हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DT लाइव में। आज हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम पॉलिटी के बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो संविधान है उस संविधान के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट में उसी अवधारणा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है संघीय व्यवस्था। इसी संघीय व्यवस्था के बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, संघीय व्यवस्था होती क्या है और ये संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, इन सब बातों के बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। भारत में एक व्यवस्था बनाई गई है, उसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था। जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे, उस भारत के संविधान में एक व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है और उसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ये है कि भारत में जो शासन की व्यवस्था की गई है, जो सरकार की व्यवस्था की गई है, वो केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था है। क्योंकि भारत में दो प्रकार की सरकारें संचालित होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो भारत में जो व्यवस्था बताई गई है सरकार चलाने के लिए, वो बताई गई केंद्रीकृत व्यवस्था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत का जो संविधान निर्माता थे लोग, या कहें हम जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान में जो भी प्रावधान भारत के संविधान में लागू किए गए वो किसी न किसी देश से लिए। और परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी परीक्षा में पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि जो संघीय व्यवस्था है या कोई भी व्यवस्था है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये किस देश की देन है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संघीय व्यवस्था की जो देन है वो ली गई है कनाडा देश। मतलब कनाडा देश के जो संविधान में जो व्यवस्था बताई गई थी संघीय व्यवस्था को, उसी संघीय व्यवस्था को भारत के संविधान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और जब संविधान सभा के द्वारा ये संघीय व्यवस्था को शामिल किया गया तो कैसी व्यवस्था बनाई गई, ये व्यवस्था बनाई गई आपका केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था बनाई गई, केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था। और केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण प्रकार की बातें बताई, या कहा जाए दो प्रकार की सरकारें चलेंगी। पहला जो था वो केंद्र सरकार और जो दूसरा था वो था राज्य सरकार। मतलब भारत देश में दो प्रकार की सरकारें संचालित होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। लेकिन इस संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति कि भारत में राज्य से बढ़कर केंद्र को क्या है, ज्यादा शक्ति प्रदान की गई। इसी को कहते हैं केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संघीय व्यवस्था कहां से ली गई, कनाडा देश से ली गई। भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है, केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था है, केंद्र के अधीन है। केंद्र सबसे महत्वपूर्ण है। दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है आपकी राज्य सरकार। यदि बात की जाएगी अगली बात की, तो आपको अभी बताया गया कि दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन जो सरकार जो शब्द है, उस सरकार शब्द के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि ये सरकार देखा जाएगा, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके तीन महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। पहले नंबर पे है कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे है विधायिका और तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका। ये तीन महत्वपूर्ण सरकार के अंग हैं। ये केंद्र सरकार की बात आएगी तो भी, राज्य सरकार की बात आएगी तो भी, दोनों सरकारों में तीन महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। केंद्र सरकार के भी है और राज्य सरकार के भी। पहले नंबर पे है कार्यपालिका, दूसरे नंबर पे है विधायिका और तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका। मतलब किसी सरकार में तीन प्रकार के अंग बताए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे है वह है कार्यपालिका, दूसरे नंबर विधायिका, तीसरे नंबर। और सबके शक्तियों का क्या किया गया है, अलग अलग बंटवारा किया गया। मतलब पावर को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है किसी भी सरकार के। ये तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों के माध्यम से सरकार को क्या किया गया है, जो उसकी शक्तियां और शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया।
कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायिका अलग कार्य करती है, न्यायपालिका क्या करती है, अलग कार्य करती है। बात करेंगे हम कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, यदि कोई भी कानून बनकर तैयार हो गया है, कोई नियम बनकर तैयार हो गया है, कोई सिद्धांत बनकर तैयार हो गया है, कोई विनिमय बनकर तैयार हो गया है, उसको क्या करना, पूरे देश में, संपूर्ण भारत में क्या कराना, लागू कराना, ये कार्यपालिका की क्या होती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। कि आपको कार्यपालिका के बारे में जानना हो कि कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, तो कार्यपालिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि सरकार के द्वारा, सरकार के अंग विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनकर तैयार किया गया है, उस कानून को, उस नियम को, उस योजना को, उस सिद्धांत को, उस विनिमय को क्या करना, पूरे संपूर्ण भारत में क्या कराना, लागू कराना। ये कार्यपालिका की सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य है। ये कह सकते हैं कार्यपालिका का ये क्या है, कार्य है। विधायिका का क्या कार्य है, विधायिका की क्या शक्ति, विधायिका को क्या दिया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, मतलब कानून बनाने का जो शक्ति दी गई है वो दी गई है विधायिका को। मतलब विधायिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून का निर्माण करना। तो आपसे कोई कहेगा कि लॉ को कौन करता, मेक द लॉ, लॉ मतलब कानून को कौन बनाता है, तो कानून को बनाने की पूरी पावर किसको दी गई है, विधायिका को दी गई। मतलब कानून बनाएगा कौन, विधायिका। और उस कानून को लागू कौन कराएगा, इन्फोर्समेंट कौन कराएगा, वो कराएगा कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक अलग, पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है न्याय देना। भारत के नागरिक जो भी सिटीजन है उन नागरिकों को क्या करना, न्याय देना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का, यदि कोई भी कानून बनकर तैयार किया गया है, कोई भी कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, क्या कह सकते हैं विधायिका के द्वारा, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कानून बनाना। यदि विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, उस कानून की समीक्षा करना भी न्यायपालिका का क्या है, कार्य है। कि वो कानून भारत के अनुरूप, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी तथ्य हैं, जो भी बेसिक आइडियल हैं, क्या उस बेसिक आइडियल के द्वारा ये कानून का निर्माण किया गया है कि नहीं, ये मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं किया जा रहा है। कानून की समीक्षा कौन करता है, वो करता है न्याय। ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। इस सरकार की बात आ रही है, किस, केंद्र की, राज्य, दोनों की बात की गई। केंद्र सरकार के भी 3 अंग है, राज्य सरकार के भी, तीनों के पावर को अलग अलग शक्तियां। अगला जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अगला जब आप देखेंगे तो है केंद्र सरकार। अब ये केंद्र सरकार, अब अभी आपको बताया गया कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। अब हम आते हैं केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के भी 3 महत्वपूर्ण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अलग अंग केंद्र सरकार के, विधायिका के अलग अंग और न्यायपालिका के अलग अंग। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र सरकार के कार्यपालिका के बारे में। केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जो सबसे पहला अंग है वह है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे है उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पे है मंत्रिपरिषद और सबसे अंतिम नंबर पे है महान्यायवादी। मतलब यदि बात किया जाएगा केंद्र सरकार की कार्यपालिका, केंद्र सरकार के भी 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार की कार्यपालिका के जो अंग है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और सबसे बड़ा अंग होता है। दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए दूसरे नंबर पे जो होता है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उपराष्ट्रपति। और तीसरे नंबर पे आप आएंगे तो तीसरे नंबर पे है प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ये सब कार्यपालिका के क्या हैं, अंग हैं, केंद्र सरकार की कार्यपालिका, जिनके अलग अलग कार्य हैं। संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से सबको क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। तीसरे नंबर पे जब आप आएंगे तो वह है संसद, जो केंद्र सरकार की विधायिका। यदि कोई पूछेगा केंद्र सरकार की विधायिका का क्या नाम है, जैसे आप सरकार पढ़े तो सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन जब केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार की विधायिका का नाम बता दिया गया है और केंद्र सरकार की विधायिका का नाम क्या बताया गया है, संसद, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं।
के लिए स्पेशल अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 79, जिसमें बताया गया कि संसद का निर्माण कैसे होगा। लेकिन यदि विधायिका की बात की जाएगी, केंद्र सरकार की केंद्रीय विधायिका की बात की जाएगी, तो केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? केंद्रीय विधायिका का नाम है आपका संसद। और संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों सदन होते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या है आपका? राष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा? यदि बात की जाएगी न्यायपालिका की, जो सबसे अंतिम अंग है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की न्यायपालिका की बात की जाए, केंद्र सरकार की न्यायपालिका क्या कहलाती है? सर्वोच्च न्यायालय कहती है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की क्या है? न्यायपालिका है। केंद्र सरकार की न्यायपालिका का न्यायालय, जिसको हम क्या करते हैं, और यही 3 प्रकार के अंग हैं केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार के अंगों की बात की जाएगी तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अलग बारे में बताया गया था, अंग अलग अलग थे। विधायिका के बारे में अलग बताया गया था, विधायिका के अलग अंग थे। केंद्र सरकार की विधायिका का नाम ही है संसद, और संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पे आपका क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और सबसे अंतिम नंबर पे था न्यायपालिका। न्यायपालिका का अलग कार्य न्याय देना, और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका कहलाती है सर्वोच्च न्यायालय। और केंद्र सरकार की न्यायपालिका भी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कह के पुकारते हैं या सुप्रीम कोर्ट कह के पुकारते हैं। ये केंद्र सरकार के क्या थे? अंग। मतलब कहा जाए तो संघीय व्यवस्था जो है, उस संघीय व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है सरकार, और सरकार के 3 अंग जो आपको बताया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, तो बारे में हमने जानने की जो परीक्षा के देखा जाए परीक्षा के विषयांक के साथ बहुत जरूरी है। फिर मिलते टॉपिक के